टू ऑल ऑफ यू। देखिए लोकसभा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो लोकसभा पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है संसद के 3 स्तंभ हैं। तो तीनों स्तंभ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ पे संसद की जानकारी, संसद के लिए अनुच्छेद है 79 और राज्यसभा, तो संसद के 3 स्तंभ आपको बताए गए हैं यहाँ पे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का अनुच्छेद है 80, लोकसभा का अनुच्छेद है 81 81 और राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 53 यानी कि 53। और हाँ, यहाँ पे इनकी एज लिमिट भी देख लीजिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो एक कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35। ये हुआ। देखिए हमें पढ़ना क्या है, हम फोकस किस पर करेंगे, लोकसभा पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन के नाम से हम जानते हैं, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, जनता के सदन के नाम से हम इसे जानते हैं तथा इसे लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। अब देखिए यदि बात की जाए इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्यों की टोटल ओवरऑल संख्या नंबर्स कितने होते हैं, 552। कितने होते हैं, 552, जिसमें 530 राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं, 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश मीन्स यूनियन टेरिटरीज और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन मीन्स ऐसे अंग्रेज जो कि अब भारतीय हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और इसकी जानकारी, इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो अनुच्छेद 331 में बताया गया है। अब देखिए यदि राज्यसभा के सदस्यों के चयन के बारे में बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों के चयन के बारे में बात की जाए तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चयन किया जाता है। वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो जिसमें भारत के वो सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष के कंप्लीट हो चुके हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मत लाना होता है, मैक्सिमम सीट्स लानी होती है, जो जिनका यहाँ पे लोकसभा में चयन किया जाता है। अब लोकसभा के सदस्य की यदि योग्यता की बात की जाए तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस उसकी मिनिमम एज, ठीक है, कम से कम जो आयु है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चंस बनता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम से कम तो उसे लोकसभा का एक तरीके से मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन लोकसभा का भी मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के बनने के लिए यहाँ पे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा लिखा हुआ है कि लोकसभा की योग्यता के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के लाभ के पद पर ना हो, मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, ये इसकी विशेषता है। और तीसरा क्या बोल रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बिल्कुल सही बात है। देखिए यदि कार्यकाल की बात की जाए, समयावधि की बात की जाए, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब यहाँ पे बहुमत खो देती है सरकार, बहुमत खो देती है, तो 5 सालों के पहले भी इसका विघटन हो जाता है। एक बात आती है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो यहाँ पे विपक्ष दल के नेता होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है। तो और ये इसका विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 85 में बताया गया है, मीन्स 85 में। देखिए आपातकालीन स्थिति भी कभी कभार होती है, तो आपातकालीन स्थिति के बारे में अनुच्छेद 352 83 2 में बताया गया है।
और आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि कितने समय के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो यदि आपातकालीन स्थिति लगी हुई है, आपातकाल का समय है, तो एक बार में 1 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, और वो आपातकाल लगा हुआ है तो फिर से एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आपातकालीन की स्थिति नहीं है या फिर आपातकाल नहीं लगा हुआ है हमारे देश में, और कार्यकाल यदि नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना अनिवार्य हो जाता है। ये जान लीजिए आप यहाँ पे। और 42 यानी 42वें संशोधन में इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने 1976 में लोकसभा का जो समयावधि है, कार्यकाल है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। उसके बाद 44वें संशोधन में मीन्स 1978 में देसाई जी की सरकार में, देसाई जी का नेतृत्व था, देसाई जी की सरकार थी, जिसमें ये लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था उसको वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। ये जान लीजिए आप यहाँ पे। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इनका चयन किस प्रकार से होता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बनाया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। और अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को एक तरीके से शपथ कौन दिलवाता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही एक अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद ये जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इनका कोई रोल नहीं रह जाता, ये संसद के सामान्य मेंबर की तरह वर्क करते हैं। और अध्यक्ष का वर्ग क्या होता है, अध्यक्ष का काम होता है कि वो लोकसभा का संचालन करे, और उपाध्यक्ष का काम क्या होता है, यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, मिसिंग है, तो वो अध्यक्ष के कार्यभार को संभाले। देखिए यहाँ पे शक्ति की बात की जाए तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है लोकसभा में। धन विधेयक की बात करें हम यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक। तो यहाँ पे जब भी कोई विधेयक पास आउट किया जाता है तो धन विधेयक एक तरीके से जिसकी सरकार होती है, लोकसभा में मेंबर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट होती है जिसकी, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही ज्यादा पावर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ये पावर ऑफ अथॉरिटी हो जाती है यहाँ पे कि धन विधेयक के माध्यम से वो किसी भी लॉ को धन विधेयक घोषित करके उसे धन विधेयक मानकर पारित कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जितने भी वित्त विधेयक होते हैं, और वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। और संसद का संचालन करने के लिए, इसकी बैठक करने के लिए, लोकसभा की बैठक करने के लिए कम से कम लोकसभा के 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है, तभी वो बैठक मान्य होगी। और यदि कोई भी धन विधेयक पास किया जा रहा है तो सबसे पहले वो लोकसभा में आता है, ये जान लीजिए आप यहाँ पे। और लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके लिए राज्यसभा को यहाँ पे 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि राज्यसभा से 14 दिन के बाद वो पारित ना हुआ तो वह स्वतः पारित हो जाता है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे इसे संपूर्ण बहुमत मिल जाता है। देखिए कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि विधेयक पर बराबर बहुमत मिल जाता है, तो उस कंडीशन में विधेयक पास हो या पास ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, तो अध्यक्ष अपना बहुमत देकर उस विधेयक को सर्वमान्य कर सकता है। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी मिसिंग है तो यहाँ पे कौन इस अपना बहुमत देगा, जिसका बहुमत सर्वमान्य होगा, तो राष्ट्रपति अपना बहुमत देकर उस विधेयक को पास कर सकता है, या पास आउट कर सकता है, या उसको हटा सकता है, ये जान लीजिए आप यहाँ पे। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि अब ये अपने पद से ना हटे और इन्हें पद से हटाया जाने की व्यवस्था की जाए,
तो इसके लिए संसद के सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं इनको हटाया जा सकता है। आरक्षण की बात की गई है यहाँ पे लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 330 में ये बताया गया है कि अनुसूचित जातियों की जो संख्या होगी वो 84 होगी, 84 होगी, और अनुसूचित जनजातियों का नंबर्स संख्याएं 47 होगी, और ओवरऑल जो वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है वो कितना है 33%। ये बात हमें कहाँ पता चलती है, 330 में पता चलती है। देखिए 331 में क्या बताया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन होंगे। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, बताया मैंने आपको अभी कि ऐसे अंग्रेज जो कि अब भारतीय हो चुके हैं और उनको यहाँ पर लाया जाता है लोकसभा में। किसके द्वारा लाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। देखिए लोकसभा के जो मंत्री परिषद होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत अनिवार्य है, ये भी जान लीजिए आप यहाँ पे। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, यदि वो 60 दिन तक, ठीक है, यदि वो 60 दिन तक, ये दिन है यहाँ पे, यदि वो 60 दिन तक बिना किसी ठोस रीजन के या बिना किसी बिना बताए हुए, बिना सूचना दिए हुए संसद में अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तो उन्हें उनके सदस्य से एक तरीके से हटा दिया जाता है, संसद के सदस्य के पद से हटा दिया जाता है। और विपक्ष का नेता कौन होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, देखिए यदि जिसकी सबसे ज्यादा सीट है, जो जिसने सबसे ज्यादा सीट लाई है उसकी तो सरकार बन जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर, हाईएस्ट में सेकंड नंबर पर जो सर्वाधिक सीट होती है वो विपक्ष के नेता कहलाते हैं। अथवा ओवरऑल जो मेंबर्स हैं यहाँ पे 552, उसका 1/10 सीट्स यहाँ पे लाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है विपक्ष के नेता के लिए। और विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा प्रोवाइड कराया जाता है, ये बताया गया है हमें। कब बताया गया है, कब ये एक्ट आया हुआ है, तो 1977 में आया हुआ है। तो ये ओवरऑल एक तरीके से यहाँ पे लोकसभा से रिलेटेड जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इम्पोर्टेंट है ये मैंने बता दिया आपको। आगे बात करेंगे राज्यसभा, राष्ट्रपति पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।